दोस्तों, आज हम एक बहुत ही पॉपुलर फाइनेंशियल प्रोडक्ट पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। एक एक करके उसके सारे फीचर्स बेनिफिट को समझेंगे और आखिर में जानेंगे आखिर वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपको पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए। वो कौन सा कारण है जो पीपीएफ को बाकी सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के कंपेयर में काफ़ी इंफीरियर प्रोडक्ट बनाता है। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनबायस्ड मनी में। मेरा नाम मनिंद्र है और आज वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप मैंने जैसे स्मॉल टाइम क्रिएटर को सपोर्ट करना चाहते हैं, एनकरेज करना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, चैनल सब्सक्रिप्शन आपके लिए तो फ्री है, पर हमारे जैसे लाखों करोड़ों क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होता है। आपका हर एक सब्सक्रिप्शन हमें और मोटिवेट करता है कि हम कुछ अच्छा करें, कुछ बेहतर करें। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज पीपीएफ? पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। ये एक रिटायरमेंट सोल्यूशन प्रोडक्ट है। 1968 में पहली बार पीपीएफ को इंडिया में लॉन्च किया गया था टू एनकरेज स्मॉल इन्वेस्टमेंट। पीपीएफ बेसिकली आपको हेल्प करता है टू एक्यूमुलेट योर रिटायरमेंट पर्पस और एट द सेम टाइम आपको जो टैक्स बर्डन है उसको भी काफ़ी कम करता है। पीपीएफ एक रिस्क फ्री गारंटेड रिटर्न प्रोडक्ट है, 100% सेफ है क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक स्कीम है। तो चलिए जानते हैं पीपीएफ के कुछ यूनिक फीचर्स को। सबसे पहला फीचर्स है ये रिस्क फ्री है, गारंटेड प्रोडक्ट है। दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें 7.1% का फिलहाल इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है जो क्वार्टरली रिवाइज होता है, तो इसलिए इसमें बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तीसरा जो पॉइंट है ये है मैच्योरिटी। देखिए, जैसे मैंने कहा पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। इसका 15 साल का मैच्योरिटी है, यानी पीपीएफ में एक बार आपने निवेश कर लिया तो 15 सालों से पहले आप इसको नहीं निकाल सकते। 15 साल बाद ही आप पीपीएफ से अपना विड्रॉल कर सकते हैं। हार्ड लॉक इन 15 साल का है। हाँ, कुछ एक्सेप्शन जरूर है, इसके बारे में आगे डिटेल में चर्चा करें। चौथा पॉइंट है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। देखिए, पीपीएफ में मिनिमम 500 रुपीज़ पर ईयर आपको निवेश करना पड़ेगा, यानी हर साल 500 रुपये निवेश करना पड़ेगा एक बार आपने पीपीएफ अकाउंट को एक्टिवेट करा दिया। एंड मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी अमाउंट आप डाल सकते हैं। हाँ, जो टैक्स रिबेट है वो मैक्सिमम 1.5 लाख के ऊपर ही आपको टैक्स रिबेट मिलेगा। नाउ ये टैक्स रिबेट क्या है ये हम थोड़ी देर में डिटेल में जानेंगे। नाउ मिनिमम इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या होगा कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्किप कर दे। देखिए, अगर आप पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं और किसी कारणवश आप मिनिमम कंट्रीब्यूशन 1 साल 2 साल या 3 साल के लिए स्किप करते हैं, तो जिस साल पे आपने मिनिमम कंट्रीब्यूशन स्किप किया, मिस किया, उस साल से आपका अकाउंट इनएक्टिवेट हो जाएगा। नाउ दोबारा एक्टिवेट कराने के लिए सबसे पहले आपको जितने सालों के लिए आपने मिनिमम कंट्रीब्यूशन मिस किया ना, उतना सालों का आपका पेनाल्टी देना पड़ेगा। पेनाल्टी कितना है? 50 रुपीज़ पर ईयर। अगर आपने लास्ट 2 साल तक मिनिमम कंट्रीब्यूशन नहीं किया तो 2 साल का पेनाल्टी लगेगा 50 + 50 100 रुपीज़। ना अगर 2 साल तक आपने कंट्रीब्यूशन मिस किया तो लास्ट 2 साल का जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन अमाउंट है 500 + 500 1000 रुपीज़ आपको जमा करना पड़ेगा। 100 रुपीज़ + 1000 रुपीज़ 1100 रुपीज़ अगर आप जमा कर देंगे तो आपका पीपीएफ अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। आप दोबारा इसमें निवेश शुरू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ये सारे 5 यूनिक फीचर्स को एनालाइज करने के बाद एक बात तो आप समझ जाएंगे, जो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो 7.1% है एंड दूसरा आपका जो मैच्योरिटी है पीपीएफ का वो 15 सालों के लिए है। ये 2 पॉइंट है जो इन्वेस्टर को काफ़ी डिस्करेज करता है। काफ़ी लोगों को लगता है इससे बेटर तो एफडी है, क्योंकि एफडी में बहुत सारे ऐसे बैंक है जो आपको 8-8.5% का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, और एफडी में जो मैच्योरिटी है वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। आप 1 साल का एफडी ले सकते हैं, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, इवन मैक्सिमम 10 साल का एफडी ले सकते हैं। तो मैच्योरिटी है वो आपके कंट्रोल में है, जो रेट ऑफ रिटर्न है वो भी आपको कंट्रोल में है। कैसे? कि आप डिफरेंट बैंक को एनालाइज करके जो बेहतर रिटर्न रेट दे रहे हैं आप उसको चूज कर सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट को देखेंगे तो एफडी
एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव लगता है। पर एक कहावत है, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। जो भी चमकती चीज होती है वो सोना नहीं होती। वैसे ही एफडी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि एफडी में जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि एफडी में आपको टैक्स देना पड़ता है। जो इनिशियल अमाउंट है उसमें आपको कोई टैक्स रिबेट नहीं मिलता है। जो आपको इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है एफडी में, उसमें आपको टैक्स लगता है कितना, आपका करंट टैक्स के रेट में। अगर आपका करंट टैक्स 10% है, 20% या 30% है, तो उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है कि एफडी में आपको टीडीएस भी देना पड़ता है। अगर आपका सालाना इंटरेस्ट 40,000 से ज़्यादा है तो आपको 10% का टीडीएस देना पड़ेगा। हालांकि वो टीडीएस आपको बाद में रिफंड हो जाएगा जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तब। ना इनिशियली तो आपको देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक साल का एफडी बुक किया 2 लाख रुपीज़ से, जिसका कूपन है या इंटरेस्ट रेट है 8%, यानी एक साल बाद आपको 16,000 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, इंक्लूडिंग और प्रिंसिपल इट शुड बी 2,16,000। ना तो 16,000 है ना, उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। वायरस पीपीएफ एक टैक्स फ्रेंडली प्रोडक्ट है। ये बहुत ही टैक्स एडवांटेज आपको देता है। पीपीएफ एक ई कैटेगरी में आता है, यानी एग्जम्प्ट कैटेगरी में आता है। इसका मतलब है पीपीएफ में जो इनिशियल अमाउंट आप निवेश करते हैं उसमें कुछ टैक्स नहीं देना पड़ता है। पीपीएफ में जो सालाना आप निवेश करते हैं उसमें कुछ टैक्स नहीं देना पड़ता है। उस पैसे से जो रिटर्न आपको एक्यूमुलेट होता है, तो जो इंटरेस्ट आपको एक्यूमुलेट होता है पीपीएफ के खाते में, उसमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। और फाइनली आप जब मैच्योरिटी के बाद विड्रॉ करते हो उस अमाउंट में भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। यानी आपको इनिशियल पर्पस में कोई टैक्स नहीं है, जो ग्रोथ हो रहा है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें कोई टैक्स नहीं है, एंड फाइनल मैच्योरिटी पे आपको टैक्स नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ी एडवांटेज है, पीपीएफ में आप टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हो। ना ये टैक्स रिबेट आखिर होता क्या है? देखिए, सरकार कहती है जो भी आपका सालाना इनकम है उसमें आपको गवर्नमेंट को कुछ टैक्स देना पड़ेगा। उस टैक्स को आप इवेड नहीं कर सकते, बच नहीं सकते। हाँ, उसका बर्डन को आप कम जरूर कर सकते हैं, उसको घटा जरूर सकते हैं। कैसे? सरकार ने क्या किया, बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट को एक बॉक्स में डाल दिया और उस बॉक्स का नाम दिया सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। एंड उस बॉक्स में जो भी प्रोडक्ट है, उस बॉक्स में काफी सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, जैसे कि आपका पीपीएफ हो गया हो, पीएफ हो गया हो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया हो, ईएलएसएस हो गया हो, सुकन्या समृद्धि स्कीम हो गया हो, एनपीएस हो गया हो, बहुत सारे स्कीम है। ये पूरा डिटेल्स आपके सामने है। सरकार कहती है कि उस बॉक्स में से कोई भी एक प्रोडक्ट में या मल्टीपल प्रोडक्ट में अगर आप निवेश करते हो तो जितना आप सालाना निवेश करोगे उतना अमाउंट का टैक्स रिबेट आप क्लेम कर सकते हो, और वो टैक्स रिबेट मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज़ का आप क्लेम कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? मान लेते हैं आपका सालाना इनकम 10 लाख रुपीज़ है। नाउ 10 लाख रुपीज़ में आपको टैक्स देना पड़ेगा। नाउ आप कहते हो कि ठीक है, मैं 10 लाख से 1.5 लाख रुपीज़ में पीपीएफ में निवेश कर दूंगा, तब अब आपका टैक्सेबल इनकम होगा 10 लाख माइनस 1.5 लाख, 8.5 लाख। इसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आपका टैक्स बर्डन कुछ रिड्यूस हो गया, कुछ कम हो गया। नाउ आप बहुत स्मार्ट हो, आपने 1 लाख रुपए पीपीएफ में डाल दिया, 50,000 सुकन्या समृद्धि में डाल दिया, 1 लाख ईएलएसएस में डाल दिया, तो क्या आपको 2.5 लाख में टैक्स रिबेट मिलेगा? जी नहीं, आपको मैक्सिमम 1.5 लाख में टैक्स रिबेट मिलेगा। सरकार कहती है आप इस बॉक्स में से सारे प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हो, जितना अमाउंट चाहिए उतना इन्वेस्टमेंट करते हो, पर टैक्स रिबेट जो है मैं आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज़ में ही दूंगा, उससे ज़्यादा टैक्स रिबेट में आपको नहीं दे सकता। तो पीपीएफ क्या हो गया? पीपीएफ आपको एक टैक्स रिबेट दे रहा है, आपको इतने सारे टैक्स एडवांटेज रहता है। मुझे आज के डेट में ऐसे बहुत ही कम ही फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं जो इतने सारे टैक्स एडवांटेज आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ना चलिए अब समझते हैं कि मैच्योरिटी के समय आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। देखिए, मैच्योरिटी के समय आपके पास 3 ऑप्शन है। सबसे पहला, स्ट्रेट एंड सिंपल, आप पीपीएफ के खाता को बंद कर सकते हैं, फुल विड्रॉल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है एक्सटेंशन विदाउट कंट्रीब्यूशन। इसमें आप सरकार को कहते हैं ठीक है, मेरा पीपीएफ अकाउंट तो मैच्योर हो गया, पर मैं उस खाते को बंद नहीं करना चाहता हूँ, मैं उसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ, एक्सटेंड करना चाहता हूँ अगले 5 सालों के लिए, पर मैं कोई एडिशनल कंट्रीब्यूशन नहीं करूँगा। अब तक मेरे खाते में जितना अकाउंट एक्यूमुलेट हो गया, आप उसमें बस मुझे इंटरेस्ट देते रहिए नेक्स्ट 5 सालों तक। ना ये जो एक्सटेंशन है, ये आप लॉक ऑफ 5 ईयर्स में कितने भी ईयर्स के लिए कर सकते हैं। यानी 5 साल पहले 5 साल के लिए कर लिया,
उसके बाद फिर 5 साल के लिए कर लिया, एन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए कर सकते हैं। पर जब भी आप एक्सटेंशन करेंगे ब्लॉक ऑफ 5 ईयर्स से आपको करना पड़ेगा। नाउ आपने एक्सटेंशन तक कर लिया विदाउट कंट्रीब्यूशन, पर बीच में आपको पैसे की जरूरत पड़ गया, तो क्या आप पैसा निकाल सकते हैं? जी हाँ, आप जरूर निकाल सकते हैं। कोई भी अमाउंट निकाल सकते हैं, 1000 रुपीज भी निकाल सकते हैं, फुल क्लोजर भी कर सकते हैं। पर आपको ये ऑप्शन हर साल एक ही बार मिलेगा, तो आप ट्रांचेस में निकालिए, पर एक साथ निकालिए, ये आपके ऊपर है। दूसरा है एक्सटेंशन विथ कंट्रीब्यूशन। नाउ अब आप सरकार को कह रहे हैं कि ठीक है, मेरा पीपीएफ अकाउंट तो मैच्योर हो गया, पर मैं उसको तोड़ना नहीं चाहता, मैं उसको अगले 5 साल के लिए एक्सटेंड करना चाहता हूँ, पर इस टाइम मैं हर साल कुछ रेगुलर कंट्रीब्यूशन भी करूँगा, जिसको बोलते हैं एक्सटेंशन विथ कंट्रीब्यूशन। नाउ इस केस में अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत पड़े तो क्या पैसा निकाल सकते हैं? हाँ, जरूर निकाल सकते हैं, पर कुछ लिमिटेशन है। यहाँ पे आप पूरा अमाउंट नहीं निकाल सकते। मैच्योरिटी के समय जितना अमाउंट आपके खाते में था, उस अमाउंट का 60% आप निकाल सकते हैं। उसको आप ट्रांजेस में निकाल सकते हैं या एक साथ निकाल सकते हैं। हाँ, रूल सेम है, साल में एक बार आपको निकालने का ऑप्शन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैच्योरिटी के समय आपके पीपीएफ खाते में 50 लाख रुपये था, उसके बाद आपने एक्सटेंशन विथ कंट्रीब्यूशन कर दिया। नाउ अभी आपको पैसे की जरूरत पड़े तो 50 लाख का 60% यानी 30 लाख आप निकाल सकते हैं, चाहे वो आप एक साथ निकालिए या ट्रांजेस में निकालिए, ये आपके ऊपर है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? तो ये तो हो गया आपका मैच्योरिटी के बाद क्या ऑप्शन है। अगर मैच्योरिटी से पहले आपको पैसे की जरूरत पड़े तो उस केस में आपके पास क्या कोई ऑप्शन है? जी हाँ, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन पीपीएफ आपको प्रोवाइड करती है। पीपीएफ कहता है अगर आपका अकाउंट 5 साल कंप्लीट कर लिया तो आप फर्स्ट पार्शियल विड्रॉल के लिए एलिजिबल हैं। कितना विड्रॉ कर सकेंगे? जितना अमाउंट 5 साल तक आपने एक्यूमुलेट किया है उसका 50% आप विड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप विड्रॉल के समय आपका एक्यूमुलेटेड अमाउंट है 6 लाख रुपए, तो 6 लाख का 50% हो गया 3 लाख आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है फुल क्लोजर प्रीमेच्योर एग्जिट। नाउ ये ऑप्शन आप तभी एक्सेस कर सकते हैं जब फैमिली में कोई सीरियसली इल हो, क्रिटिकल इलनेस हो या लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो। ये बच्चे को आपको पढ़ाने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, बाहर भेजने के लिए पैसा चाहिए, तब आप ये ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अकाउंट को प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं, पीएफ के खाते को बंद कर सकते हैं, फुल पैसा विड्रॉल कर सकते। अगर आपको 5 साल से पहले पैसे की जरूरत होगा तो क्या? देखिए, इसमें भी पीपीएफ आपको एक ऑप्शन देता है। पीपीएफ कहता है कि आपका अकाउंट मिनिमम 2 साल पुराना होना चाहिए, उससे कम का रहेगा तो कुछ नहीं होगा। अगर 2 साल पुराना है और आपने निवेश किया है तो जितना अमाउंट का आपने निवेश किया है ना, तीसरी या चौथी ईयर में उस अमाउंट के अगेंस्ट में आप बैंक से लोन अप्लाई कर सकते हैं 25% ऑफ एक्यूमुलेटेड पर। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए पहले 2 सालों में आपने 1.5 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख रुपीज पीपीएफ के खाते में एक्यूमुलेट कर दिया। ना तीसरी ईयर में आपको पैसे की जरूरत पड़ा, तब आप बैंक में जा सकते हैं। उस बैंक में, जिस बैंक में आपका पीपीएफ का खाता हो, और 3 लाख के अगेंस्ट में आप 25% यानी 75,000 रुपीज का लोन बैंक से ले सकते हैं। ये 3 ऑप्शन है जो एक्सेप्शन है अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत पड़े, मैच्योरिटी से पहले पैसे की जरूरत पड़े। ठीक है, समझ गए? तो चलिए अब कुछ एफएक्यूज देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। पीपीएफ में आप मल्टीपल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है? आप एक पीपीएफ का खाता एसबीआई में खोल दिया, एक बैंक ऑफ बड़ौदा में खोल दिया, एक पंजाब नेशनल बैंक में खोल दिया। जी नहीं, मल्टीपल पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकता है। हर व्यक्ति एक ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। दूसरा पॉइंट है कि आप ज्वाइंट नेम से पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते। जैसे बैंक में हस्बैंड वाइफ एफडी खोल लेते या सेविंग अकाउंट खोल लेते, उस तरह के पीपीएफ में कोई निवेश नहीं होता है। एवरी इंडिविजुअली एक पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। तीसरा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कि पीपीएफ में माइनर भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसका मतलब है अगर आप न्यूली पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों के नाम से पीपीएफ में खाता खोल सकते हैं और उनके बिहाफ में आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जब तक बच्चे माइनर रहेंगे, पेरेंट्स, गार्डियन या ग्रैंड पेरेंट्स अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। वहाँ बच्चे मेजर बन गए, 18 साल कंप्लीट हो गया, तब एक फॉर्म सबमिट करके अकाउंट का कंट्रोल अपने पास ले सकते हैं। ये जो माइनर के नाम पे इन्वेस्टमेंट है ना, ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। नेक्स्ट पॉइंट है कि पीपीएफ में बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। देखिए, पीपीएफ कहता है
कि महीने का फर्स्ट से फिफ्थ के बीच में अगर जो भी अमाउंट आप निवेश करते हैं ना, उसमें पूरा महीने का आपको इंटरेस्ट मिलता है। जो भी अमाउंट फिफ्थ के बाद आपके खाते में जमा होता है उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है दैट पर्टिकुलर मंथ, नेक्स्ट मंथ आपको मिले, तो इसमें आपको रिटर्न घट जाएगा। इसको समझते हैं। मान लीजिए 31 मार्च 2024 में आपके खाते में 50,000 रुपये थे। नाउ 6 अप्रैल 2024 को आपने एडिशनल 50,000 पीपीएफ खाते में जमा किया, तो आपको अप्रैल में टोटल 1 लाख पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आपको 50,000 में अप्रैल में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि अनदर 50,000 तो 5 तारीख के बाद आया है, 6 अप्रैल को आया है, इसलिए वो 50,000 पूरा अप्रैल में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये जाएगा मई के सर्कल में। मई 6 से मई 30 तक का जो साइकिल है उसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इसलिए जब भी आप पीपीएफ में निवेश करेंगे ध्यान रखिए कि आप महीने का फर्स्ट से फिफ्थ के बीच में ही निवेश कीजिए, सो दैट आपका जो रिटर्न है आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बेहतर रिटर्न, बेहतर इंटरेस्ट आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। पीपीएफ में जो इन्वेस्टमेंट ईयर होता है ना, पहला इन्वेस्टमेंट ईयर होता है, उसको 0 ईयर माना जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर आपने पीपीएफ अकाउंट अगस्त महीने में खोला या सितंबर में खोला, तो अगस्त टू 31 मार्च तक इसको 0 ईयर काउंट किया जाएगा। इसको काउंट नहीं करते, अप्रैल से आपका पहला साल शुरू होगा काउंटिंग। मान लीजिए आपने अप्रैल 2024 में पीपीएफ का खाता खोला, तो अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025 पूरा साल आपको 0 ईयर काउंट होगा, एंड अप्रैल 1 2025 को आपका पहला साल काउंट होगा, एंड 31 मार्च 2026 को आपका पहला साल खत्म होगा। तो इस वजह से क्या होगा, आपका जो टेन्योर है वो बढ़ जाएगा, वो 15 से जगह 16 साल हो जाएगा, तो 1 साल तो 0 ईयर में निकल गया। इन दैट केस अगर आपने इंस्टेड ऑफ अप्रैल आप 25 मार्च को मान लीजिए पीएफ का खाता खोलते हैं, तो क्या होता? तो 25 मार्च से 31 मार्च तक का जो डेज है 5-6 डेज, वो आपको 0 ईयर काउंट होता है, एंड 1 अप्रैल से आपका पहला साल काउंटिंग शुरू हो जाता है, राइट। सिमिलरली अगर आप जैन में या फरवरी में अकाउंट खोलते, तो जैन टू मार्च या फेब टू मार्च जो टाइम पीरियड है वही बस आपका 0 ईयर कैलकुलेट होता है, अप्रैल से आपका पहला ईयर का काउंटिंग शुरू हो जाता। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप पीपीएफ में निवेश करेंगे, पहला खाता खोलेंगे, तो आप कोशिश कीजिए आप क्लोजर टू मार्च उसको खोलें, जनवरी फरवरी या मार्च में खोलें, तो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? तो चलिए अब जो मेन पॉइंट है उसको जानते हैं कि स्टार्टिंग में क्या रहा था कि क्यों, वो बहुत सा कारण है जिसकी वजह से पीपीएफ इन्वेस्टमेंट को आपको अवॉइड करना चाहिए। देखिए, ये जो ओपिनियन है ये मेरा बायस्ड ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन, जरूरी नहीं है आप इसको बाय करें, पर हाँ ये मेरा ड्यूटी है कि आपके सामने रखो सारे पॉइंट, सारे फैक्ट्स। देखिए, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में क्या कहा था कि पीपीएफ का जो रिटर्न है अभी 7.1% है, वो क्वार्टरली रिवाइज होता है ना। ये एक अच्छा पॉइंट है, एक बुरा पॉइंट भी है। क्वार्टरली रिवाइज जो हो रहा है ना, अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, ऊपर जा रहा है आपका इंटरेस्ट रेट, तो बहुत ही अच्छा है, पर अगर वो नीचे जा रहा है तो क्या होगा, तो आपका रिटर्न कम हो जाएगा। आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? एक पर्टिकुलर गोल आप माइंड में रखते हैं। जब भी हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, चाहे उसको हम लोग फिक्स पकड़ लेते हैं अपने मन में, उस हिसाब से हम लोग अपना कैलकुलेशन करते हैं कि 15 सालों में, 20 सालों में 8% के हिसाब से, 9% के हिसाब से हमें इतना पैसा एक्यूमुलेट हो जाएगा। पर वो 8-9% फिक्स ना रहे कि वो घटता रहे, इंस्टेड ऑफ बढ़ने के अलावा 8% से 6%, 5% हो जाएगा, तो आपका रिटर्न जो है ना, आपका एक्यूमुलेटेड अमाउंट काफ़ी कम हो जाएगा, राइट। ये एक नेगेटिव पॉइंट है मेरे लिए पीपीएफ, क्योंकि आप लास्ट 15 सालों का हिस्ट्री देखेंगे तो इक्का दुक्का साल को छोड़ के पीपीएफ का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कंटिन्यूसली ग्रेजुअली गिरता ही गया है, ऊपर नहीं गया है। और साल 2011-12 में जितना मुझे याद है 8.6% के आसपास रिटर्न था, अभी 2024 में 7.1% है, ऑलमोस्ट 150 बेसिस पॉइंट का डिप है, यानी कंपाउंडेड इम्पैक्ट उसको बहुत ज़्यादा है। ये पूरा लिस्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर लास्ट 15 ईयर्स, तो हर साल ये धीरे धीरे घटता ही गया है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है मेरे लिए, जिसकी वजह से इस तरह के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट ना करो, पर ये डिसीजन आपका है। मैंने पूरा वीडियो में डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है, फीचर्स, बेनिफिट,
एडवांटेज डिसएडवांटेज, सो दैट आप एक अनबायस्ड एंड इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। तो आप अपना डिसीजन जरूर एक अच्छी तरह से लीजिएगा। तो ये था पीपीएफ के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, चैनल को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, एंड प्लीज़ भाई को सपोर्ट कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही जल्द आपके सामने एक नया वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।